नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो अब तक हमने देखा कि पार्ट एक के अंदर कि हमें इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है। इतिहास के अंदर एंशियंट और जो आपका मिडिवल है, जिसको हम प्राचीन या मध्यकाल कहते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है। और हमारी राजस्थान हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 से 4 सवाल आ सकते हैं और आपका 11 सवाल जो है वो राजस्थान हिस्ट्री से आते हैं। फिर आपका जो हमने ज्योग्राफी देखा, ज्योग्राफी के अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। हमें मैप बेस्ड तैयारी करनी है, जिससे हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कहाँ पे क्या है। बहुत ज़्यादा लोकेशन पूछते हैं, या तो वो पूछेंगे माउंटेन कहाँ पे है, या कि आपका पहाड़ियाँ कहाँ पे है। उसके बाद में आपको पूछेंगे कौन सा उद्योग कहाँ पे है, किस उद्योग से क्या लिंक्ड है। तो ये सारे के सारे लोकेशन या फिर जगहों से, स्थानों से लेके सवाल पूछते हैं, तो जिसके लिए आपको मानचित्र बेस्ड पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैप बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। ठीक है। उसके बाद में आपने पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखा, आपने राजनीति और आपके अर्थशास्त्र का सिलेबस देखा। उसके अंदर भी हमने देखा कि क्या क्या पार्ट्स है, किस किस पार्ट को कहाँ से पढ़ना है। राजस्थान इकोनॉमिक्स कितनी आती है, राजस्थान समीक्षा से कितने सवाल पूछे जाते हैं। जो आर्थिक समीक्षा है वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट ही है। ये मत कहना कि इकोनॉमिक्स में सर 16-17 सवाल कैसे आ रहे हैं, नहीं आते हैं। आर्थिक समीक्षा भी उसका ही पार्ट है। चाणक्य कहते हैं कि एक शक्तिशाली मस्तिष्क को कोई नहीं हरा सकता, नो वन कैन डिफीट अ पावरफुल माइंड। तो अपने मस्तिष्क को शक्तिशाली रखिए, जिससे कि आप जितने भी आपके पास डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जितने भी व्यवधान आ रहे हैं आपके पढ़ाई के अंदर, वो सारे के सारे दूर हो जाए। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। पहला, रिपीटेड क्वेश्चन जो कि पॉलिटी के अंदर आ रहे हैं, कोई ऑप्शन से रिलेटेड रिपीटेड या डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, तो वो देखेंगे हम पॉलिटी के अंदर किस तरीके से है। फिर हम सिलेबस देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, आपकी तार्किक और मानसिक शक्ति का, और आपके समसामयिकी के विषयों का हिंदी के अंदर, क्योंकि इन्होंने हिंदी के अंदर सिलेबस तो अपलोड ही नहीं किया है। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और क्वेश्चंस देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने सवाल आते हैं। जैसे कि साइंस के अंदर भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो आपका विज्ञान हो जाता है, दूसरा आपका जैव विविधता हो जाता है। तो जैव विविधता से भी सवाल इसी में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जैव विविधता के ऊपर कितना समय लगाना है और कितना समय विज्ञान के ऊपर लगाना है। तो वही हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। पहले कुछ प्रश्न, जैसे कि प्रीवियस ईयर पॉलिटी के अंदर ये पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई थी। तो ये आपका 91वां जो 91 संविधान संशोधन है 2002 में लाया था, इससे ये लिमिट कर दी थी। अब इसके अंदर अब आपको जब ये क्वेश्चन आ गया है 91st जो अमेंडमेंट था, जो आपका संशोधन था उससे, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने एक तो मैक्सिमम पे लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, अधिक से अधिक 15%। ये इन्होंने संघ के अंदर तो किया ही किया है, राज्यों के अंदर भी यही कर दिया है। ठीक है। फिर आपको ये भी देखना है कि अगर मैक्सिमम ये की तो क्या मिनिमम भी कुछ बताया है, कि मिनिमम भी कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने राज्यों के अंदर बोला है 12, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, आपके मुख्यमंत्री को मिलाकर 12 लोग हो सकते हैं। तो आप देखो 11+1 मुख्यमंत्री। तो अगर किसी ने जो इसका करेक्ट आंसर था 91 संशोधन वो पढ़ा होता, तो दूसरे दिन वाला पेपर सही हो जाता। तो आपको हिंट मिल रहा है कि मतलब सवाल यहीं से आ रहा है। ठीक है। ये लगातार 2 दिन के पेपर्स हैं। फिर आपका भारत के संविधान संशोधन के किस अनुच्छेद के अंदर राज्य की विधान परिषद की संरचना है, ये 171 के अंदर है। अब 171 के अंदर है, विधान परिषद पूछ लिया, तो विधान परिषद के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि विधान परिषद किस किस राज्यों में है, ये भी तो पूछा जा सकता है। विधान परिषद के बारे में 4 पेज के नोट, 4 लाइनों के नोट्स बनाओगे तो क्या क्या बनोगे। विधान परिषद 171 आर्टिकल में है, 171 में है। विधान परिषद के अंदर 1/3 होते हैं विधानसभा से लोग, या फिर उसके मिनिमम 40 होने चाहिए। तो राजस्थान के अंदर 1/3 करोगे तो 66 हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान वैसे है नहीं, अगर बनाने जाए तो 66 होगा, तो 66 ही होगा। लेकिन मान लो कि अगर किसी जगह पे 80 है, तो 80 का 1/3 करने जाओगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो वो 40 रखेंगे। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फ्यूचर में कभी पूछ सकता है। दूसरी चीज़ की कहाँ कहाँ है भाई करंटली विधान परिषद, तो हमारे राजस्थान स्टेट में तो है ही नहीं, हमें पता है। तो राजस्थान वाले ऑप्शन तो पहले निकाल दो। और अगर जिसने विधान परिषद ये शब्द देखा होता तो पहली चीज़ यही देखता है भाई कहाँ कहाँ पे है, तो दूसरे दिन वाले पेपर में सही कर लेता। तो इसमें सही उत्तर, वैसे एक और चीज़ देख सकते थे, गोवा जैसा छोटा सा राज्य रखेगा क्या विधान परिषद। विधानसभा ही बहुत छोटी है, जनरली छोटे राज्य नहीं रखते हैं, तो आपके ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं और आपका बी सही हो जाता है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंदर और जुड़ा हुआ है। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही थे, जब से विभाजित हुए इनमें भी है, तो अब 6 राज्यों के अंदर ये आपकी विधान परिषद है। तो मतलब द्विशब्दात्मक व्यवस्था का, यानी कि
दोनों जगह पे है आपकी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं हम। जो आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? अब जो डायरकी है या द्वैध शासन है, ये सबसे पहले लेके तो आया था 1919 वाला अधिनियम। ठीक है, 1919 वाला लेके आया, लेकिन वो राज्यों के अंदर लेके आया। कहाँ पे लेके आया? राज्यों के अंदर। वो आपका केंद्र के अंदर नहीं लाया। सवाल क्या पूछा है? केंद्र के अंदर। केंद्र के अंदर कौन लेके आया? 1935। अब देखो इसमें सवाल के अंदर पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही आपको निकाल देने हैं। क्यों निकाल देने हैं? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 9109 तो दे ही नहीं रखा। आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 1919 और 1935 दे रखा है, तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही बच जाते। तो उसके बाद में दो को आपने अगर छाट लिया तो उसके बाद में आपको ये राज्यों से रिलेटेड है और ये आपका केंद्र से रिलेटेड है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद में फिर से एक सवाल पूछ लिया कि जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है। अब आपने पहले ही अगर पढ़ लिया होता वो सवाल पुराना वाला, तो केंद्र में द्वैध शासन है, बिल्कुल है, तो प्रांतों में द्वैध शासन नहीं है इसका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता? 4, प्रांतों में द्वैध शासन। और इसके और क्या क्या विशेषता थी कि इसने केंद्र में द्वैध शासन लाया, इसके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, प्रांतों को स्वायत्तता दी। तो ये सारी सारी इसकी विशेषताएं थी। अब जैसे देखिए एक सवाल पूछा था, ये जो आपके राज्य को दिशा निर्देश जो है उसको राज्य की नीति के दिशा निर्देश जो है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया। तो आपसे पूछा पहले एक बार कि पंचायत का गठन किसके अंदर होता है, तो ये आर्टिकल आपका 40 के अंदर होता है। ये समान नागरिकता संहिता, तो ये तो आपको याद ही रहनी चाहिए, अभी बहुत टॉपिक में। यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना होगा न्यूज़ में, समान नागरिकता संहिता, ये आर्टिकल 44 है। ठीक है, अनुच्छेद 44, तो ये याद रखना। फिर आपका पशुपालन जो है वो आर्टिकल 48 है, ये आर्टिकल 48 है। और उसके बाद में जो आपके न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक रखना है वो है आपका 50। तो आप इसको देखिए, ग्राम पंचायत का सबसे पहले तो 3 से जोड़िए, एक को 3 से जोड़िए, तो 3 वाला तो एक ही ऑप्शन है वैसे आपका। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पता था कि ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाता है ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद में आप देखो दूसरे का 4, समान नागरिकता संहिता का अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन का अनुच्छेद 48, उसके बाद में न्यायपालिका का अनुच्छेद 50। ठीक है, उसी के बाद में उन्होंने दूसरे दिन सवाल घुमा के पूछ लिया कि अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्यों की ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उसे ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जिससे उन्हें क्या बनने में योग्य मिलेगा? विकास की इकाइयों के रूप में कार्य करने का। विकास की इकाइयों के रूप में तो वो ऑलरेडी कार्य करती है। संघ क्या कदम, राज्य कदम क्या उठाएगा? कदम ऐसा उठाएगा कि स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करे। ये गांधी जी का विचार था कि मतलब जो पंचायतें हैं वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करे। विकेंद्रित शासन नहीं है, बिल्कुल। सामाजिक न्याय की इकाइयां नहीं है, ये इसका आंसर भी है। तो अगर आपने फिर जाके कही ये अनुच्छेद 40 देखा होता तो आपको पता लग जाता कि अरे यार ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। इसके बाद में कुछ सवाल जैसे कि कहाँ से संविधान का कौन सा हिस्सा लिया गया। पहले ये 2016 के अंदर एक सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको मिलाना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली हुई है। न्यायिक प्रलोभन की जो है वो यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। उसके बाद में स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत जो कि आपका फ्रांस से लिया हुआ है। और आपकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियों से आप क्या समझते हो? रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स मतलब जो किसी के पास नहीं है वो यूनियन के पास पड़ी हुई है। जैसे कि मतलब यूनियन ने 1, 2 और 3 लिस्ट बनाई। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट है, ये संघ की सूची है, ये राज्य की सूची है, और ये समावर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो जो कंकरेंट में उसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। स्टेट वाली यानी राज्य सूची के अंदर सिर्फ राज्य लॉ बना सकता है, और जो संघ वाली है संघ में सिर्फ संघ लॉ बना सकता है। लेकिन अगर संघ में एक इन्होंने 97 एंट्री ऐसी डाल दी जिसमें बोला है कि जो भी कई दूसरी सूचियों में नहीं लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट है, इसको कहते हैं अविशिष्ट शक्तियां, जो कि कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। तो जो आपका इसमें ऑप्शन हो गया करेक्ट 2। अब उसके बाद में 2021 के अंदर इन्होंने ये पूछ लिया कि भारत के संविधान में संघ में अविशिष्ट शक्तियों निहित करने का अनुसरण किया गया है। कहाँ से किया गया? कनाडा की प्रणाली से। ठीक है, तो सवाल आपका एज इट इज रिपीट हो रहा है पुराने सालों के ऑप्शन से। तो ये आपको थोड़ा नोट करते जाना है कि आपको हर जो पुराने साल के पेपर से वो अच्छे से मिलाने हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए। मतलब एक सवाल उठाया, उसके ऊपर 4 लाइनें पढ़ी। वैसे ही हम 4 वीडियो देख के टाइम बर्बाद कर लेते हैं, तो ये एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं ना, कि मतलब एक क्वेश्चन पढ़ा, एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4 लाइनों के नोट्स बनाए। वही चीज़ करनी है और आगे बढ़ना है। मैंने बोला था आपको 8 से 15 सवाल,
8 से 15 सवाल कहीं न कहीं तो आपके बैठ ही जाएंगे, ऊपर नीचे आपको कहीं डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा, कहीं ऑप्शन एलिमिनेट या ऑप्शन छांटने में मदद कर देगा। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं, तो आप उस हिसाब से पेपर को एनालाइज जरूर करना। पुराने वाले 4 पेपर है आपके पास, अच्छे से पढ़िए उनको। अब जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसके अंदर क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर दो हिस्से, एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और दूसरा है आपका पर्यावरण और जैव विविधता। पर्यावरण और जैव विविधता भी पूछा जाता है, जो कि 4 से 5 नंबर पूछा जाता है 15 नंबर में से, और बाकी का 10 नंबर का सवाल है वो आपका लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है। तो आपको ये भी पता लेना चाहिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देना है, और पर्यावरण और जैव विविधता भी पढ़नी है, पर आपको उस हिसाब से पता होना चाहिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई आदमी सिर्फ जैव विविधता और पर्यावरण को लेके बैठा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो आपका मेजर पोर्शन है इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो क्या है, रोजमर्रा के विज्ञान की मूल बातें, बेसिक साइंस पूछेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ये बेसिक साइंस तो कोई नहीं, आप जो पुरानी एनसीआर नई एनसीईआरटीज है अभी किताब है उनमें से जो जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। ठीक है, जो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, ये आपको कहीं ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो ये सिर्फ वीडियो के अंदर देख लेना हमारी वीडियो सीरीज में। वैसे तो पहले टॉपिक की भी वीडियो सीरीज आएगी, लेकिन ये तो जरूर यहाँ से देख लेना। फिर उपग्रह सहित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, तो कौन से सैटेलाइट्स है और कौन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसरो ने क्या किया, नासा ने क्या किया। ठीक है, ये दो चीज़ें तो पक्की याद रखनी है, थोड़ा बहुत रशिया का भी याद रख लेना। ठीक है, ये रशिया ने भी कुछ बड़ा लॉन्च किया, और किसी ने बहुत ही शानदार कुछ लॉन्च कर दिया, किसी भी देश ने किया हो, तो वो थोड़ा बहुत इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा मुद्दे ध्यान में रखने होंगे। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी के रिलेटेड अभी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में रक्षा प्रौद्योगिकी को लेकर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने वाली है, रक्षा की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी अब, तो उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आपकी नैनो प्रौद्योगिकी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, वो तो आप यहाँ से पढ़ लेना, ये गूगल कर लेना, दोनों ही जगह पे अच्छा मटेरियल मिलेगा। फिर आपका मानव शरीर, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ये आपका आई थिंक 8वीं की किताब में है, तो वहाँ से पढ़ लेना। भोजन, पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल 8वीं 9वीं दोनों की किताबों में ये कुछ कुछ दिया हुआ है, तो 8वीं 9वीं की बायोलॉजी की जो किताब है उससे पढ़ लेना आप। उसके बाद में पर्यावरण, पारिस्थितिक परिवर्तन और इसके प्रभाव। तो अब ये पर्यावरण के प्रभाव है, इसके अंदर आपको एक तो बेसिक पर्यावरण के मुद्दे पता होने चाहिए, और एक आपको करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए। बेसिक मुद्दे हम पढ़ा देंगे, उसके बाद में आपको करंट अफेयर्स के मुद्दे पता होनी चाहिए। जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर हम विशेष रूप से जैव विविधता राजस्थान की देखेंगे। राजस्थान के अंदर जैव विविधता क्या है, तो वो देखेंगे। राजस्थान के अंदर किस किस तरीके के पादप पाए जाते हैं, किस किस तरीके के पशु पाए जाते हैं, तो वो सारी सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। फिर आपका कृषि, बागवानी और वानिकी और पशुपालन, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में, कि राजस्थान में क्या कृषि से रिलेटेड आपकी कौन सी फसलें होती है, बागवानी किस तरीके से की जाती है, फॉरेस्ट्री कैसे की जाती है, और एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन किस तरीके से की जाती है। पशुओं की नस्ल पूछते हैं, ठीक है, तो कौन सी नस्ल कहाँ से है, थार पारकर पूछ लिया था एक बार इन्होंने, फिर एक बार कोई एक भेड़ की नस्ल पूछ ली थी, तो नस्ल पूछते हैं पशुपालन के अंदर मुख्यतः। ठीक है, उसके अंदर राजस्थान के अंदर कुछ विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ना है। अब इसके अलावा ये कुछ चीज़ें ये भी पूछ लेते हैं किसने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो वो भी चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तौर पे याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सिलेबस। इसके बाद में जो आपकी तर्क और मानसिक क्षमता है, इसके अंदर तर्क और मानसिक क्षमता ज़्यादा आती है आपकी, जैसे 9 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, कम से कम 7 नंबर का तो यही पूछा जाता है। बाकी का जो 3 नंबर है वो आपका बुनियादी संख्या यानी कि गणित, ठीक है, गणित पूछी जाती है। ठीक है, तो जैसे कभी तो 1 नंबर का ही पूछा और कभी 3 नंबर, एक एक्सेप्शन है जो 2016 जहाँ पे 4 नंबर का पूछा था। तो आपको आपकी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टॉपिक भी वैसे इसके ही है, तर्क और मानसिक शक्ति के, बहुत आसान होता है। ये 10 नंबर नहीं खोलने हैं, 10 सवाल यानी 20 नंबर। ठीक है, 10 सवाल यानी 20 नंबर, ये तो आ ही जाने चाहिए, ये तो कहीं जाने ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये सवाल हो गए 20, और जो वो मान लो कि मैंने बोला था 8 से 15 जो कि आपका प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, एवरेज लेके चलो 10, तो 40 नंबर तो आपको सीधे सीधे यहीं पे मिल रहे हैं 200 नंबर के पेपर में से। ठीक है, तो ये तो आपको घोट के पी जाने हैं। ठीक है, इस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी करनी है कि इसमें एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग के अंदर मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा, मैथ्स के अंदर भी आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि मैथ्स किस तरीके से पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक पूछते हैं। कथन और धारणाएं, कथन दे देंगे, उसके बेसिस के ऊपर धारणाएं बताएंगे एक सही है कि नहीं है, कथन और उसके बेसिस पे तर्क बताएंगे आपको, कथन और निष्कर्ष देंगे। इस सब तरीके के क्वेश्चंस हम जो आर एस अग्रवाल की किताब है ना,
हिंदी किताब उठाएंगे और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आसानी से पता लग जाएगा, ठीक है। फिर आपको विश्लेषणात्मक तर्क के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर ये तो दूसरा सेक्शन तो और भी आसान है, जिसके अंदर संख्या श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला, जिसमें जैसे एक नंबर बोल दिया जाता है 2 4 6, अगला नंबर कौन सा आएगा, ए डी जी, फिर अगला अंक कौन सा आएगा ये पूछ लेगा। फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग पूछ लेगा। विषम मैन आउट, तो मतलब ऑड मैन आउट पूछेगा कि मतलब 4 ऑप्शन दे देगा आपको, उसमें से एक 3 तो एक श्रेणी के हो गए, एक चौथा कोई दूसरी श्रेणी का होगा। मान लो कि 4 आपको बकरियों के नाम दे दिए, एक कोई और दे दिया, तो वो आपको अलग सेलेक्ट करना है। तो वो उसके लिए थोड़ी बहुत आपको है ना, आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, आपको लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए, पढ़ के पता लग जाएगा। मैं आपको तो भी हिंदी में इसके सवाल करा दूंगा। कोडिंग डिकोडिंग और संबंधों से संबंधित, ये तो सबको आना चाहिए कि ये रक्त संबंध से रिलेटेड सवाल है, किसका भतीजा किसके भाभी का क्या लगता है। तो सीधी सीधी सी बात है, वो पूछेगा कि वो लड़की मेरे पिताजी के भाई के बेटे की पत्नी की माँ है, उसकी वो है। तो वो आपको मतलब आसानी से किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए भी एक टेक्निक है कि मतलब उसके लिए नियम है 4-5, वो नियम फॉलो कर दोगे तो कभी गलत नहीं जाएगा आपका ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध का सवाल। उसके बाद में आपके आकार और उपकरण, आपको अलग अलग तरह के आकार दे देंगे, ये आकार बना दिया, इसके अंदर पूछेंगे कि कितने तरीके के ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल है जोड़ो, तो आपको ट्राइंगल जोड़ना है। उसके बाद में आपको गणित के अंदर गणित और सांख्यिकी का विश्लेषण का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। संख्या प्रणाली पूछेंगे, परिमाण का क्रम, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डेटा एनालिसिस। ये कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है आपके मैथ्स का, लेकिन पूछते भी 3 सवाल ही है, तो उस हिसाब से तो बड़ा है, तो ये भी हम कवर कर लेंगे। इसके बाद में आपका जो लास्ट टॉपिक है, जो है आपका करंट अफेयर्स या समसामयिकी, जो कि 15 सवाल है और 30 नंबर का है। इसके अंदर 3 बिंदु दे रखे हैं आरपीएससी ने, प्रमुख वर्तमान घटनाएं और राज्यों के मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और आपका नेशनल। जो कि आपके मुद्दे जो है वो या तो राज्य के हैं, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय, तीनों ही पूछते हैं। लेकिन अब इसमें भी आपको छांटना आना चाहिए, मुद्दे भी आपके मेन सब्जेक्ट के हिसाब से देखो। आप पॉलिटी से रिलेटेड क्या सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या न्यूज़ में है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या न्यूज़ में है, तो वो भी पूछा जाता है आप देखोगे तो। उसके आपने व्यक्तियों और स्थानों का हाल ही में समाचार, जो स्थान तो है वो तो आपकी ज्योग्राफी से सीधा सीधा जुड़ गया है, और जो भी व्यक्ति आपकी क्रोनोलॉजी की किताब आती है, क्रोनोलॉजी के अंदर देख लेना कि व्यक्ति विशेष लिखा होता है, वो व्यक्ति विशेष पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में खेल और खेल संबंधी, खेल में एक बहुत क्लियर कट है, जिस साल ओलंपिक हो रहा है उस साल ओलंपिक पूछते हैं, ठीक है। तो रिसेंट ओलंपिक वाले सारे के सारे सवाल रट लेना, इंडिया ने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, या फिर किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर कुछ किया हो तो वो पढ़ लेना। फिर आपका दूसरा फीफा हो गया, ठीक है, फीफा बड़ा कप था, तो वो भी आप ध्यान रखना। तो जो जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपके एग्जाम से रिसेंट पास्ट में हुई है ना, जैसे कि ओलंपिक तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, आप ओलंपिक तो पढ़ ही लेना, ठीक है। तो ये सारी सवाल पूछता है, मतलब खेल के अंदर आसान सवाल आते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट ले लेते हैं और उसी से सवाल पूछते हैं। तो इसके साथ हम इस सीरीज के एंड में आ गए हैं। अब हम जो सिलेबस सिलेबस स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ना, सिलेबस का विश्लेषण कर दिया, पढ़ाई भी करनी स्टार्ट करनी है। तो हम शुरुआती दौर पे 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, एक तो हम करेंगे हिस्ट्री और दूसरा हम करेंगे पॉलिटी, जो हमारा इतिहास है और हमारी राजनीति है। पहले हम इतिहास की क्लासें इतिहास की क्लास है और पॉलिटी की क्लास है लगातार आती रहेगी। 2 सब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको भी बोर नहीं होता रहे, पता लगता रहे 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। जब इनमें से एक भी खत्म होने को आएगा ना, तो फिर हम दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अभी इसकी पढ़ाई चालू करेंगे और जल्दी आपसे मुलाकात होगी हमारी क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।